Hello students, good morning. Welcome to the class of Business Studies. Students, as you know very well that our 10th chapter Financial Market has continued. So, let us start next topic related to financial market, and that is capital market. Yesterday's video I have discussed first market of financial market, first part of financial market, that is money market. That market has provided funds up to 1 year short term period के लिए, and this market is capital market, and capital market means that market that provided funds for medium and long term period, that has provided funds for medium and long term period. Okay, this market includes all types of institutions, instruments, participants that has provided funds for medium and long term funds. इसमें हम सारे participants, all types of institutions, okay, instruments, उन सबको हम इन्वॉल्व करते हैं कैपिटल मार्केट में, जो हमें मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं. And there are common instruments that has issued in capital market, that are shares, debentures, bonds और mutual funds. These are financial assets. इन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स. जैसा कि फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजेक्ट करता है, क्रिएट्स करता है फाइनेंशियल एसेट्स को, तो वही पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटल मार्केट. देन स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर सम फीचर्स और नेचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. नंबर 1, link between savers and investment opportunities. Just like financial markets, features and natures are just like functions of financial market. कैपिटल मार्केट के जितने भी आप नेचर एंड फीचर्स को पढ़ेंगे, these are similar as functions of financial market. So हमने क्या चीज पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट सेवर्स यूनिट को क्या करता है? लेकर आता है, ठीक है, एंड उसको चैनलाइजिंग कर देता है या इन्वेस्ट कर देता है कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में. जस्ट लाइक आपको बताया गया था, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग दैम मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. सेम वे कैपिटल मार्केट भी लिंकिंग पिन है बिटवीन सेवर्स यूनिट एंड डेफिसिट यूनिट. सेवर्स यूनिट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है अमाउंट सेवर्स यूनिट की, सरप्लस यूनिट की, और उसको ट्रांसफर कर देता है वेयर फंड्स हैज रिक्वायर्ड. ठीक है, दैट टाइप ऑफ ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज या कोई भी बिजनेस फर्म जिससे भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की नीड है, ठीक है, सेवर्स यूनिट की अमाउंट को और डेफिसिट यूनिट की तरफ ट्रांसफर करने का वर्क कैपिटल मार्केट करती है. देन नेक्स्ट, deals in long term investments. Capital market does not deals in short term, means up to 1 year तक के लिए किसी भी ट्रांजेक्शन में टर्म नहीं करता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऐसा यूज़ नहीं किया जाता है इसमें जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं. दिस मार्केट इन्वॉल्व्स ओनली लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स डील्स. ठीक है, कैपिटल मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स की नीड है तब हम कांटेक्ट करेंगे कैपिटल मार्केट से. देन यूटिलिटीज ऑफ इंटरमीडियरीज. एनी इन्वेस्टर कांट बी कॉन्टेक्ट विद डायरेक्ट कैपिटल मार्केट. कोई भी इन्वेस्टर जस्ट लाइक जनरल पब्लिक, ये सब डायरेक्ट कैपिटल मार्केट से कांटेक्ट नहीं करते हैं. क्यों? कैपिटल मार्केट, चाहे आप इसमें प्राइमरी मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट ले लीजिए, ठीक है, इन्वेस्टर और
इन दीज कैपिटल मार्केट्स के बीच में जो वर्क करता है वो होता है ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं हम इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स, ठीक है, या कोई भी डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स, डीपी जिसको बोला जाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कांटेक्ट करवाता है, लिंकिंग पिन है किसके बीच का, इन्वेस्टर्स एंड कैपिटल मार्केट के बीच का। देन तो यहाँ पर मनी मार्केट से हमने डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, या आरबीआई के थ्रू हमने जो भी गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट थी पब्लिक के पास में, या फिर कंपनी डायरेक्ट कमर्शियल पेपर इश्यूड करती है। सेम वे यहाँ पर भी फंड ट्रांसफर होता है, लेकिन डायरेक्ट कोई भी डेफिसिट यूनिट डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके यहाँ पे इंटरमीडियरीज की हेल्प ली जाती है, जिसमें अंडरराइटर्स आ जाते हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं, इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देन आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मीन्स है कि कैपिटल मार्केट अरेंज करवाता है फंड्स फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। तो यहाँ से हम रुपीज़ को अप टू 1 ईयर के लिए कलेक्ट नहीं करते हैं, कैपिटल मार्केट से हमने फंड लिया है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, ठीक है, मीडियम टर्म पीरियड के लिए, और मीडियम टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। तो इसके यहाँ से इस मार्केट से जो हम कलेक्ट अमाउंट करते हैं दैट विल बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो इससे हमारा फिक्स्ड एसेट्स में लॉन्ग टर्म फंड को, ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, और फिक्स्ड एसेट्स भी फर्म में रिटेन रहती है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। दैट्स व्हाई डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हमारा कैपिटल मार्केट करता है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैपिटल मार्केट फॉलो एंड ऑपरेट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट बॉडी दैट इज नोन सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंप्लीट सेबी एक गवर्नमेंटल बॉडी है जिसकी गाइडलाइंस, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट अपनी एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करता है, ठीक है। सेबी गाइडलाइंस के ही अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए जाएंगे, या वो जो भी फ्रेमवर्क आपको डिसाइड करके देगा, उसी फ्रेमवर्क में रहकर कैपिटल मार्केट फ्री ट्रांजैक्शन करता है, बट दीज गाइडलाइंस उस फ्रेमवर्क के अंडर रहकर अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगेन आई रिपीटेड, लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेवर्स यूनिट से सेविंग्स को लेकर आना और उसको इन्वेस्ट कर देना, लेकिन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटीज़ में ही इन्वेस्ट किया जाता है कैपिटल मार्केट में। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई भी डील नहीं करता है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ही डील की जाती है कैपिटल मार्केट में। इंटरमीडियरीज की हेल्प ली जाती है, डायरेक्ट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी से या फिर किसी भी कैपिटल मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में हम ऐसे एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। हमें किसी भी ब्रोकर की या कोई भी ऑपरेटर है, बुल्स है, बियर्स है, स्टेक है, इन सब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में एंटर कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैपिटल मार्केट अंडर द गाइडलाइंस एज डिसाइडेड बाय द सेबी, ठीक है। सेबी इज द गवर्नमेंटल बॉडी, तो उसकी गाइडलाइंस में ही रहकर कैपिटल मार्केट अपनी सारी एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करता है। देन इसके बाद एक 1 मार्क का या 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच कैपिटल मार्केट इज एन आइडियल कैपिटल मार्केट। तो विच कैपिटल मार्केट में आप लिखोगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट्स मैंने बताए थे आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी। बट यहाँ पर आइडियल कैपिटल मार्केट क्या होगा, एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज 1, एक ऐसा मार्केट आइडियल कैपिटल मार्केट कहलाता है वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने शेयर्स इश्यू कर दिए, हायर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, शेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो रिटर्न कंपनी को देनी पड़ेगी। तो हायर रेट ऑफ डिविडेंड पर हम शेयर्स भी इश्यू नहीं कर सकते, क्योंकि डिविडेंड है तो पेड आउट फॉर्म ही फॉर्म की जाएगी प्रॉफिट से। तो रीजनेबल कॉस्ट पर ही जहाँ पर फाइनेंस अवेलेबल होता है, दैट मार्केट इज कॉल्ड आइडियल कैपिटल मार्केट।
विच फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंपनी। री इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, और इस तरीके से जैसे कैपिटल मार्केट के पास भी फंड आता है तो उसको वो री इन्वेस्ट किस में करेगा, डेफिसिट यूनिट को देगा। डेफिसिट यूनिट कैपिटल मार्केट से अगर फंड उठाता है, ठीक है, तो उसका मैंने क्या बताया था, कैपिटल फॉर्मेशन में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट्स में हम उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं। देन आ जाता है स्टूडेंट्स, वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। जहाँ पर भी ट्रांजेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट की जाती है, कहीं पे कोई करप्शन नहीं चलता है, तो दैट कैपिटल मार्केट इज कॉल्ड एन आइडियल कैपिटल मार्केट एंड मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, जैसे कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज द वन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फोर्थ फंक्शन, लास्ट फंक्शन बताया था, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैंने अब बताया था डेफिसिट यूनिट को कि भाई आपका पैसा किस सरप्लस यूनिट से लगाया गया है, या फिर सरप्लस यूनिट के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि भाई आपका फंड कहाँ पर लगाया गया है, कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, तो उस कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कैपिटल मार्केट का भी वर्क होता है। तो दैट कैपिटल मार्केट इज कॉल्ड एन आइडियल कैपिटल मार्केट। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट पार्ट्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड पार्ट्स ऑफ कैपिटल मार्केट में हमारे पास पार्ट्स ऑफ कैपिटल मार्केट में भी मैंने कल भी डिस्कस किया था, अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट्स हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट 2 पार्ट्स में कैपिटल मार्केट डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देन स्टूडेंट्स, प्राइमरी मार्केट is also known as new issue market। प्राइमरी मार्केट को हम क्या कहते हैं, न्यू इश्यू मार्केट। why primary market is called new issue market? Because first time company issued their new securities only in this market। सेकेंडरी मार्केट जैसा कि इसके नाम से भी है कि सेकेंडरी मार्केट में तो फर्स्टली इश्यूड सिक्योरिटीज को अगेन रीसेल किया जाता है। ठीक है, परचेज और रीसेल, परचेज और रीसेल ये एक्टिविटी चलती है सेकेंडरी मार्केट में। बट प्राइमरी मार्केट में फर्स्टली न्यूली सिक्योरिटीज को ही कंपनी के थ्रू इश्यू किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यू इश्यू मार्केट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस मार्केट के मेथड्स को डिफाइन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को अप्रोच है उसकी, कौन कौन से मार्केट में कौन से किस तरीके से अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में अवेलेबल करवाती है। तो फर्स्ट मेथड आता है स्टूडेंट्स, पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है कि पहला मेथड क्या है। फर्स्ट टाइम कंपनी इश्यू अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जस्ट लाइक अ इन्विटेशन। ठीक है, जनरल पब्लिक को पता चलता है कि भाई कंपनी इस समय अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में इश्यू करने जा रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को कौन दे रहा है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन देते हैं जनरल पब्लिक के पास। एंड इफ पब्लिक हैज इंटरेस्टेड फॉर परचेजिंग दैट कंपनीज न्यू सिक्योरिटीज देन दे कैन। और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन, जैसा कि आपने कंपनीज अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा कि फर्स्टली एप्लीकेशंस हम पहले क्या करते हैं, पहले हम सिक्योरिटीज़ को इश्यूड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस आती हैं। तो यही रीज़न है कि पहले प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को पता चलता है, फिर पब्लिक हमारे यहाँ अप्लाई करती है। अगर एप्लीकेशंस ओवर सब्सक्राइब्ड हैं तो एडजस्ट किया जाता है, अगर अंडर सब्सक्राइब्ड है तो अंडर सब्सक्रिप्शंस के ही अकॉर्डिंग जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उतनी एप्लीकेशंस को क्या कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग शेयर्स को। That's why this procedure is known as public issue through prospectus। ये सबका ही जाना माना मेथड है। अभी तक हमें यही पता था कि
कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, पब्लिक को पता चलता है, अगर पब्लिक इंटरेस्टेड है तब वो नई सिक्योरिटीज के लिए कंपनी में एप्लीकेशन सेंड कर देती है। देन सेकेंड मेथड आता है स्टूडेंट्स, ऑफर फॉर सेल। सेकेंड मेथड इज ऑफर फॉर सेल, और सेकेंड के साथ मैं आपको थर्ड भी एक साथ बताना चाहूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही बस डिफरेंस है। और थर्ड मेथड है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ पर देखिए, इन दीज टू टाइप्स ऑफ मेथड्स 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। नंबर 1, कंपनी, यहाँ पर आ जाता है इंटरमीडिएटरी, एंड देन आ जाती है जनरल पब्लिक। सेम वे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑल्सो है 2 टाइप्स ऑफ स्टेप्स। नंबर 1 कंपनी, कंपनी से इंटरमीडिएटरीज आ जाते हैं, इंटरमीडिएटरीज, एंड देन सेकेंड स्टेप पर इंटरमीडिएटरीज के बाद में आ जाते हैं सिलेक्टेड क्लाइंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक डिफरेंस ओनली दिखाई दे रहा है। फर्स्ट स्टेप पर ऑफर फॉर सेल देखिए, पहले ऑफर फॉर सेल में इन द फर्स्ट स्टेप कंपनी इश्यूड देयर लॉट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, कंप्लीट जो अलॉटमेंट है वो उसने अपने शेयर्स का इश्यूड कर दिया, अपनी सिक्योरिटीज का इश्यूड करा। फर्स्टली इंटरमीडिएटरीज के पास, ब्रोकर्स को दे दिया फेस वैल्यू पर। ओके, देन नाउ सेकेंड स्टेप पर, नाउ इंटरमीडिएटरीज अकॉर्डिंग टू डिमांड जनरल पब्लिक को प्रॉफिट अर्न करने के लिए अब वो हायर रेट पर, हायर प्राइस पर सिक्योरिटीज इश्यूड कर देता है। जैसे जैसे उसके पास एप्लीकेशंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, सिक्योरिटीज अलॉट कर देगा, बट जनरल पब्लिक को। ठीक है, अब तो यहाँ पर आपको चीज समझ में आ गई, कंपनी ने तो फेस वैल्यू से ही अपनी सिक्योरिटीज इश्यू करी थी, उसका प्राइस अप करना या उसका प्राइस डाउन करना ये डिपेंड करता है कि सिक्योरिटीज इश्यूड के बाद में मार्केट में आने के बाद डिमांड कैसी है। ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग, सप्लाई के अकॉर्डिंग हम प्राइस को क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट अर्न करना है अगर ब्रोकर्स को, इंटरमीडिएटरीज को, तो वो क्या करेगा, हायर प्राइस पर सिक्योरिटीज इश्यूड कर देगा। नाउ थर्ड स्टेप आता है, थर्ड मेथड आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में फर्स्ट स्टेप सेम है। फर्स्टली कंपनी इश्यूड अ लॉट ऑफ सिक्योरिटीज टू इंटरमीडिएटरीज एट अ फेस वैल्यू, and now intermediaries issued that lot of securities not to general public but to selected clients। जनरल पब्लिक को नहीं, किसी को भी नहीं जिसने पहले से उसके पास बुकिंग करवा रखी है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ही ये है कि आपने पहले से अपनी सीट रिजर्व करवा दी है। ठीक है, तो जिसने पहले से ऑर्डर दे रखा है और हायर प्राइस पर, उसको भी क्या करेगा, हायर प्राइस पर सिलेक्टेड क्लाइंट्स को, जस्ट लाइक एजेंट है या किसी का भी नाम अगर वो आ रहा है, LIC एजेंट को ही वो इश्यूड करके देगा लॉट ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे पर्टिकुलर एक नाम आ गया, तो नाम आने से क्या है, ये सिलेक्टेड क्लाइंट हो गया, और सिलेक्टेड क्लाइंट की वजह से ये मेथड क्या कहलाएगा, हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। तो पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस इश्यूड किया गया था। प्रोस्पेक्टस लीगल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, उसमें भी ब्रोकर, अंडरराइटर्स और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आती हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली ऑफर फॉर सेल एंड प्राइवेट प्लेसमेंट की पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस की सबसे हायर होती है। ठीक है, ये चीपर मेथड माने जाते हैं, बट फर्स्ट मेथड पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेथड माना जाता है। अब हम आ जाते हैं थर्ड मेथड पर। ये आपके 3 मेथड्स कंप्लीट हो जाते हैं, ऑफर फॉर सेल एंड प्राइवेट प्लेसमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम राइट इश्यू
एंड EIPOS। फोर्थ स्टेप आता है राइट इश्यू एंड फिफ्थ स्टेप इज EIPOS, इनिशियल पब्लिक ऑफर सेल। इनिशियल पब्लिक ऑफर सेल, ठीक है। राइट इश्यू, राइट इश्यू दिस इज रिलेटेड विद प्रीएम्प्टिव राइट। ये नाम कुछ जाना पहचाना सा या सुना हुआ सा शायद से लग रहा हो। प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। फर्स्टली व्हेन कंपनी इश्यूड न्यूली सिक्योरिटीज, देन first time these new securities offer in front of real owner of the company that are known as equity shareholders। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है प्रीएम्प्टिव राइट, और इस राइट के अकॉर्डिंग जब कंपनी नई सिक्योरिटीज इश्यूड करती है, मार्केट में भी सेंड करने से पहले ऑफर करती है वो अपने रियल ओनर के सामने, इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर टेकन दैट न्यू सिक्योरिटीज, then these new securities will be offered into the market। तब उसके बाद जब वो रिजेक्ट कर देते हैं, न्यू सिक्योरिटीज उन्हें नहीं खरीदनी है अब की बार, तब वो नई सिक्योरिटीज कहाँ चली जाती है, मार्केट में चली जाती है सेल होने के लिए। एंड लास्ट मेथड है स्टूडेंट्स, 5 मेथड्स हैं यहाँ पर। EIPOS लास्ट आ गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर सेल। दिस इज द न्यू मेथड, ओके। एंड E फॉर इलेक्ट्रॉन, ये सारे मेथड्स तो अब तक के सब पुराने हैं क्योंकि अब सब ऑनलाइन चल गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर सेल में क्या होता है, जस्ट लाइक कंपनी एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को अपॉइंट करती है, सिलेक्ट करती है, ठीक है। रजिस्टर्ड ब्रोकर जो भी ऑनलाइन मार्केट से अटैच्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो करवाता है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ब्रोकर बोलते हैं जो सेबी ने जिसको रजिस्टर्ड कर रखा है, जो स्टॉक एक्सचेंज का रियल ऑपरेटर है, ब्रोकर, ठीक है। इंटरमीडियरीज, स्टेयर, बुल्स, बियर्स, ठीक है। दीज टाइप जॉबर्स, दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर नोन एज रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो in this method, firstly company selected a registered broker and that registered broker received applications from the public। फिर वो inform करता है कंपनी को, then company allot कर देती है according to applications shares पहले उस registered broker को, then registered broker उसको allot कर देता है public को, ओके। बट ये सब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाता है, इसलिए इसमें इतना ही डिफरेंस है कि अभी तक के ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज आते थे वो रजिस्टर्ड नहीं होते थे, ठीक है। वो कंपनी के भी अपने सिलेक्टेड रजिस्टर्ड अपने ही ब्रोकर्स भी कंपनी रख सकती थी, लेकिन EIPOS में क्या है कि कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज का या अकॉर्डिंग टू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को फर्स्टली सिलेक्ट किया जाता है, फिर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाई जाती हैं, क्योंकि हमें एक डीमेट अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ता है। उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर अकाउंट और ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या किसी भी सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं, तो हर इंडियन सिटीज़न को डीमेट अकाउंट ओपन करवाना मस्ट होता है। एंड दिस प्रोसीजर I will discuss in front of you our next video, because students this process is related with the stock exchange process, okay। Thank you.